वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो है हम चैप्टर 7 सिविक्स का चैप्टर 7 एक कमीज की यात्रा खेत खलिहान से आपके कपड़ों की अलमारी तक, ये सिविक्स का है। और इस चैप्टर में आपको जो है हम बताने वाले हैं, जैसा कि चैप्टर में लिखा एक कमीज की यात्रा, यानी सिविक्स के अकॉर्डिंग है, और खेत खलिहान से आपके कपड़ों की अलमारी तक, ऐसा ये चैप्टर में लिखा हुआ है और इसी के बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ से आपको स्टडी करनी स्टार्ट होती है। लिखा है, इस अध्याय को आप कमीज की जीवन यात्रा भी कह सकते हैं। जैसा कि चैप्टर में लिखा था कि इस चैप्टर में जो है कमीज की यात्रा के बारे में बताई गई है। ठीक है, आप अपने कपड़ों की अलमारी में दिन प्रतिदिन कमीज की तलाश करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि यह छोटा सा यूनिवर्सल वस्त्र, जिसे आजकल लड़के लड़कियां, बूढ़े जवान, बालक और बड़े सभी पहनते हैं, आपकी वार्डरोब कपड़ों की अलमारी तक कैसे पहुंचा? यहाँ पर यही आपको पढ़ना है कि जो भी कपड़ा हम लोग पहनते हैं, चाहे वो लड़के लड़कियां, बूढ़ा जवान, जो भी एनीथिंग हो, वह हमारे पास अलमारी तक कैसे पहुंचती है। यानी इसका कहने का तात्पर्य यह है कि कौन कौन से प्रोसेस से होकर, यानी ठीक है, तो वह हमारे घर तक पहुंचते हैं। वस्त्र तो वह बाद में बना, पहले तो खेतों में खड़ा रुई का सिर्फ एक पौधा था। सही है ना, पहले वस्त्र तो बाद में बना जी, लेकिन ये पहले क्या था? रुई का क्या था? एक पौधा था। असंख्य हाथों से गुजरकर वह कमीज बना, जो न सिर्फ तन ढकने का काम करती है, बल्कि यह भी बताती है कि आपकी कैसी पसंद व रुचि है और आप किस आय वर्ग से संबंध रखते हैं। आय वर्ग की बात हमने इसलिए की है क्योंकि सिलाई एक कमीज 200 रुपया में उपलब्ध और 2000 रुपया में या उससे अधिक मूल्य पर उपलब्ध है। यह यहाँ पर आय की बात इसलिए यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि सबकी जो है इकोनॉमिकल कंडीशन एक जैसी नहीं होती है, यानी आर्थिक जो स्थितियाँ होती है वह एक जैसी नहीं होती है। इसीलिए कपड़े जो है कम कीमत से लेकर अधिक कीमत तक भी बनाई जाती है। यहाँ पर आप देखिएगा, लिखा है आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों में कपास की खेती खूब होती है। उपरोक्त राज्य के अलावा पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना और कई अन्य राज्य कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र का विदर्भ प्रदेश, जिसमें कई जिले शामिल हैं, कपास की बड़ी बड़ी मंडियां के लिए मशहूर हो गया है। अक्टूबर नवंबर के महीने में वर्धा, यवतमाल और चंद्रपुर की मंडियां कपास से पट जाती है। दूर दूर तक लगता है कि मानो रुई के पहाड़ खड़े हों। चंद्रपुर के एक गांव केला गांव में बाबूराव के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है, जिस पर वह कपास उगाता है। जैसे ही कपास का पौधा पकता है, वह उसे काटता है, फिर कपास को ओटने यानी उससे बिनौले निकालने का क्रम शुरू होता है। अब करते हैं चंद्रपुर की कपास मंडी की बात। ठीक है, चंद्रपुर की कपास मंडी ये, ठीक है। तो बाबूराव और उसका बेटा गीते खच्चरों पर कपास को लादकर समीप की एक मंडी तक ले जाते हैं। इसे वे सीधे क्लॉथ मार्केट इसलिए नहीं ले जाते क्योंकि उन्होंने आनंदराम व्यापारी से 2000 रुपये का कर्जा लिया हुआ था, ताकि बुआई के वक्त बीज, खाद और कीटनाशक दवाइयाँ खरीदी जा सके। कर्जा देते समय व्यापारी ने उनसे एक रुक्के
प्रॉमिसरी नोट पर हस्ताक्षर करा लिए थे। यानी जब कर्जा वो दे रहा था, ठीक है, तो कर्जा देते समय जो है, जो देने वाले थे वह एक प्रॉमिसरी नोट पर हस्ताक्षर करा लिए कि हमने इतना रुपया दिया है, ठीक है। तो किस लिए खरीदे थे? बुआई जब होती है खेतों में बीजों की, तो खाद कीटनाशक या और भी कामों के लिए ज़रूरत पड़ती है पैसे, इसलिए लिए थे। इसमें कर्जे की राशि और ब्याज दर के अलावा यह भी लिखा था कि फसल तैयार होते ही बाबूराव और कहीं नहीं जाकर सीधे आनंद राम की दुकान पर पहुंचेगा और उन्हें ही अपना माल बेचेगा। यह आनंद राम वही है जो कर्जा देने वाले हैं, और उन्होंने उस पर वो भी लिखा लिया था कि फसल जब रेडी हो जाती है, तैयार हो जाती है, तो वह कहीं नहीं बेचेगा, सिर्फ आनंद राम की दुकान पर ही बेचेगा और उन्हें ही अपना माल बेचेगा। व्यापारी की दुकान पर माल की नाप तोल के बाद व्यापारी ने बाबूलाल को 2500 रुपये दे दिए। बाबूराव: महाजन, मेरे इतने सारे माल में के सिर्फ 2500 रुपये ही बनते हैं क्या? इस बार तो कपास भी कितनी बढ़िया पैदा हुई है, इसकी साफ सफाई पर भी मैंने 500 रुपये का खर्चा कर दिया है। महाजन आनंद राम, जो कि उन्होंने ऋण दिया था, आनंद राम ने ऋण दिया था बाबूराव को, तो बाबूराव ने बताया कि इतनी अच्छी चीज़ है, सामान है, ठीक है, और सिर्फ 2500 रुपये ही दिए और उसको हमने साफ सफाई करने में 500 रुपये खर्च किए थे। तो आनंद राम यानी महाजन कर्ज देने वाले हैं, जो कहते हैं, अरे भाई तुम तो कर्जा ले गए थे, उसे भूल गए क्या? 2000 रुपये पर 1000 रुपया तो ब्याज ही बन गया, इसके ऊपर नाप तोल का खर्चा जिसे मैंने माफ़ कर दिया। तुम्हारे माल के 5500 रुपये बनते हैं, सिर्फ 3000 रुपये काट कर 2500 रुपये तुम्हें दे रहा हूँ। इस प्रकार बाबूराव और उसके परिवार की कई महीनों की खून पसीनों की मेहनत के बदले में उन्हें सिर्फ 2500 रुपये ही प्राप्त हुए। किसान को पता है कि महाजन उनका शोषण कर रहा है। 10% ब्याज दर से भी 2000 रुपया का 1 वर्ष का ब्याज सिर्फ 200 रुपये बनेगा, जबकि उसने तो सिर्फ 4 महीनों में ही पूरा हिसाब कर दिया। अब ये कहानी के माध्यम से बताया जा रहा है इस तरह से कि हमारे देश में जो है कैसी हालत है। अब यवतमाल का क्लॉथ मार्केट, अब जो है क्लॉथ मार्केट की ओर जाया जा रहा है। तो लिखा है, भारत में 1956 के बाद हथकरघा और मशीन करघा का उपयोग तेजी से बढ़ा है। इसके साथ ही खादी का भी उपयोग बढ़ा। वर्धा और यवतमाल के नज़दीक बुनकरों द्वारा बनाई गई खरीदी गई खादी की उपलब्ध बढ़ी है। कपास पहले से भी साफ सुथरी होती है, फिर भी उसे साफ कराकर उसके सूत यानी धागे बनाए जाते हैं। इसके बाद बुनकरों और कपड़ा व्यापारी की एक दूसरी श्रृंखला शुरू होती है। ये व्यापारी जुलाहों की सूत देकर उनसे कपड़ा बुनवाते हैं। यह पूरा सूती कपड़ा भी हो सकता है अथवा इसमें पॉलिस्टर का मिश्रण भी। ज़्यादातर लोग अब पॉलिस्टर मिश्रित कपड़ों का ही उपयोग करने लगे हैं, क्योंकि सूती वस्त्रों की तुलना में इनकी उपयोग अवधि 3 से 4 गुना या भी अधिक हो सकती है। मिश्रित कपड़ों की धुलाई और इन पर इस्त्री करने की लागत भी कम होती है। जिस प्रकार कपास की मंडी में किसानों का शोषण होता है, वैसे ही क्लॉथ मार्केट के व्यापारी बुनकरों यानी जुलाहों का कुछ कम शोषण नहीं करते हैं। वास्तव में बुनकर जो कपड़े के बुनने के काम करते हैं, उन्हें बुनकर या जुलाहा कहा जाता है। तो बुनकर भी यहाँ भी नया करघा खरीदने या शादी विवाह के खर्चा के लिए इन व्यापारियों पर निर्भर होते हैं। बुनकरों तो बेचारा कर्जे में दबा होता है, इसलिए कपड़ा बनाने का जो रेट
यानी पारिश्रमिक श्रम जो कहेंगे उसे दिया जाता है, उसे वह स्वीकार कर लेता है। उसका पारिश्रमिक बहुत कम होता है। दूसरे, इसमें कर्ज की राशि व ब्याज भी काट लिया जाता है। लेकिन जुलाहा 3 कारणों से इस व्यवस्था से संतुष्ट रहता है। पहली बात तो यह है कि उसे सूत खरीदने पर पैसा नहीं लगाना पड़ता है। दूसरा, इसे इस बात का भी चिंता नहीं रहती है कि उसने जो कपड़ा बुना है वह बिकेगा या नहीं बिकेगा, अथवा कब बिकेगा, कितना कपड़ा बुनना है, कितना सूती कपड़ा बनाना है और कितना पॉलिस्टर मिश्रित करके उसे कोई चिंता नहीं होती है। ये सारे फैसले व्यापारी करता है। वस्त्र बनाने वाली फैक्ट्रियों ने व्यापारी से कितने कपड़े की मांग की है, उसी के अनुसार व्यापारी इस सब बातों का फैसला करता है। तीसरी बात आती है कि व्यापारी इसका शोषण तो अवश्य करता है, पर साथ ही उसके दुख सुख का साथी भी वही है। ज़रूरत के वक्त वही उसकी आर्थिक सहायता करता है। बुनकर तो एक गाय है जो किसी खूंटे से बांध दी गई है और उसे दाना पानी के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ता है, इसीलिए उसे भी ठीक लगता है और जो शोषण करने वाले व्यापारी हैं उनका भी, यानी दोनों का समान में चल जाता है काम। उसके बाद का आप देख पा रहे हैं कि मुंबई तथा आसपास के शहरों में सिलाई कपड़ों का निर्यात करने वाला उद्योग, यानी मुंबई जैसे शहर में सिलाई कपड़े का निर्यात उद्योग के बारे में बताया जाएगा। तो यवतमाल और वर्धा के व्यापारियों का सिलाई वस्त्र तैयार करने वाली फैक्ट्रियों से सीधा संबंध रहता है। मुंबई और आसपास के नगरों में ऐसी कई फैक्ट्रियां स्थित है। भारत सिलाई कपड़ों का मुख्य उत्पादक केंद्र बन गया है। इन कपड़ों की खपत न केवल घरेलू बाज़ारों में है बल्कि विदेशी बाज़ारों में भी इसके निर्यात में तेज़ी से वृद्धि हुई है। न केवल पश्चिम एशिया के बाज़ार कुवैत, तेहरान व सऊदी अरब में भारत में बने वस्त्र जाते हैं, बल्कि यूरोप और अमेरिका में भी भारतीय वस्त्रों के लाखों खरीदार हैं। 1990 में लगभग 2000 करोड़ रुपये की सिलसिलाए वस्त्रों को निर्यात हुआ था, जो अब बढ़कर कई हजार करोड़ हो गए हैं। हाल में ही लोगों की रुचि छोटे रेशे वाले बढ़िया कपास से बने कपड़ों की बढ़ी है। इसका परिणाम यह हुआ कि एक और यदि सिलाई कमीज 200 से 300 रुपये में उपलब्ध है तो बढ़िया और ब्रांडेड कमीज 4000 से 5000 रुपये तक मिलते हैं। उसके बाद आते हैं वस्त्र निर्माता अपना लाभ बढ़ाने के लिए छोटे छोटे काम बच्चों और महिलाओं से कराते हैं। देखो, वस्त्र जो निर्माता हैं, ठीक है, यानी क्लॉथ इंडस्ट्री जो है वो अधिक से अधिक लाभ कमाए, इसीलिए गांव दूर दराज के गांव से जो है छोटे छोटे बच्चे और महिलाओं को ले जाते हैं, उन्हें काम उनसे करवाते हैं। देश का कानून कहता है कि पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन देना चाहिए, पर वास्तविकता यह है कि भारत जैसे गरीब देश में जहां बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, अधिकांश महिलाएं और बच्चे बहुत कम पारिश्रमिक पर भी काम करने के लिए मजबूर हैं। इसीलिए बटन टाँकने, सीवन उधेड़ने, सिलसिलाए वस्त्रों पर इस्त्री करने और कमीज़ों को ठीक से तह करके इन्हें डिब्बों में पैक करने के लिए हर फैक्ट्री में महिलाओं और बच्चे नियुक्त हैं। यानी देखिए, जो छोटे छोटे काम होते हैं, काम तो सब बरोबर ही होता है, लेकिन इसमें जैसा बोला गया है, बटन टाँकना होता है, सिलाई को उधेड़ना होता है, वस्त्रों पर इस्त्री करना होता है, कमीज़ों को ठीक ठाक से डिब्बों में पैक करना, इसके लिए बच्चे और महिलाओं का ज़्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं। यह ठीक है कि फैक्ट्रियाँ बड़ी संख्या में लोगों को काम लगाती है, परंतु कई मालिक क्रूर भी होते हैं। वे न केवल वेतन मजदूरी ही बहुत कम देते हैं, बल्कि कर्मचारियों का शोषण भी करते हैं। आमतौर पर कर्मचारियों को वेतन का भुगतान दिहाड़ी के हिसाब से किया जाता है, अर्थात जितनी दिन काम किया उतनी ही दिनों की मजदूरी मिलेगी। वैतनिक छुट्टी, पेड हॉलिडे का कोई प्रावधान नहीं होता है। यहाँ तक कि बीमारी की स्थिति में भी कोई छूट या रियायत नहीं मिलती है। ऐसे तो इसी को कहा जाता है शोषण। सहकारी बुनकर समितियाँ। अब यहाँ बात की जाएगी
सहकारी बुनकर समितियां के बारे में। तो भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत मुख्यतः इसलिए हुई ताकि किसानों को कृषि कार्यों के लिए कम ब्याज पर पैसा उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए सहकारी उधार समितियां और सहकारी बैंक बनाए गए। बाद में सहकारिता के कई अन्य रूप विकसित हुए। जहां तक सहकारी बुनकर समितियां का प्रश्न है, इस क्षेत्र में भी अभी तक बहुत कम काम हुआ है। यदि इस तरह की समितियां बने तो बुनकरों को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध हो सकेगा। ये समितियां व्यापारियों पर बुनकरों की निर्भरता कम करेगी। कितना अच्छा होगा यह क्षेत्र विशेष के बुनकर आपस में मिलकर एक सहकारी समिति बना ले। सहकारी समिति यदि रजिस्टर्ड समिति है तो इसे सरकारी बैंक रियायती दर पर ऋण उपलब्ध करा सकता है। इसके अलावा ये समितियां व्यापारी से सूत या धागे न लेकर स्वयं सूत खरीद सकती है और उत्पादित माल को वस्त्र बनाने वाली कंपनियों को बेच सकती है। इससे बुनकरों का व्यापारी से कोई रिश्ता नहीं रहेगा और उन्हें अपने माल की अच्छी कीमत मिल सकेगी। तमिलनाडु सरकार तो सरकारी स्कूलों में बच्चों को निःशुल्क स्कूली ड्रेस उपलब्ध कराती है। इसके लिए सरकार बुनकर सहकारी संघों से भी कपड़े खरीदती है। उसके बाद की आती है बड़े व्यापारी अथवा कारोबारी। जो बड़े व्यापारी होते हैं या कारोबारी होते हैं, इसके बारे में यहाँ बताई जाएगी। तो बड़े व्यापारी भी माल वस्त्र निर्माताओं से भी खरीदते हैं। वे शॉपिंग मॉल या डिपार्टमेंटल स्टोर में चीज़ों की ठीक से सजावट करते हैं। ब्रांडेड चीज़ों का विज्ञापन वस्त्र बनाने वाली कंपनियां तो करती ही है। इसके अलावा बड़े व्यापारी स्वयं भी अपनी शोरूम के विज्ञापन देते हैं। बड़े व्यापारी मुंबई की फैक्ट्रियों से जिस रेट पर कमीज या अन्य वस्त्र खरीदते हैं उससे लगभग दोगुना कीमत पर इसे बेचते हैं। इसे नीचे दी गई सारणी द्वारा समझा जा सकता है। देखो यहाँ पर रेट क्या है। एक डिपार्टमेंटल स्टोर में कमीज़ों की सजावट किस तरह सजाई जाती है और उसके क्या है। देखिए तो यहाँ पर पहला लिखा है, जिस रेट पर कमीज खरीदी गई 500 रुपया, विज्ञापन पर किया गया खर्च 100 रुपया, शोरूम की अलमारी में प्रदर्शित करने वालों की खर्चा 200 रुपया, अन्य खर्च 200 रुपया। ठीक है, व्यापारी की कुल लागत 1000 रुपया हो गया। जिस रेट पर कमीज बेची गई 2000 रुपया। देखिए तो इस तरह से कितनी कमाती होती है उसका। उसके बाद का आ रहा है ये कि बाज़ारों में बड़ी असमानता दिखाई देती है। बाज़ारों में जो है बहुत असमानता दिखाई देती है कपड़ों में। तो इस अध्याय में हमने कमीज के बाज़ार का चित्रण किया। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इस बाज़ार में कुछ व्यापारी भारी लाभ कमा रहे हैं तो कुछ व्यापारी जुड़े अधिकांश व्यक्ति अधिक गरीबी दिखाई पड़ते हैं। वे व्यक्ति, उसके बाद का जो पॉइंट है, वे व्यक्ति जो गरीबी का जीवन बिताते हैं उसके बारे में बातें की जा रही है, गरीबी के बारे में। ठीक है, तो इस व्यापार से जुड़े 4 वर्गों के लोग लगातार दरिद्रता का जीवन बिताते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो पहला आप देख पा रहे हैं, पहला पॉइंट में है किसान जो कपास उगाता है वह बड़ा असहाय दिखाई पड़ता है। किसी वह अति वर्षा का सामना करना पड़ता है तो कभी सूखा उसकी फसल को चौपट कर देता है। जीवन भर कर्ज में डूबा रहना मानो उसकी ज़िंदगी ही बन चुकी है। इस अध्याय में हमने बाबूराव और उसके बेटे गीते के बारे में बताया, जो महीनों की उन पसीनों की मेहनत के बाद सिर्फ 2500 रुपये ही कमा सका। देखो बहुत कड़ी मेहनत करता है, फिर भी उसको क्या है, कीमत उस सामान के बदले कम ही मिलता है। ठीक है, दूसरी पॉइंट में है जो आप देख पा रहे हैं, दूसरा है कि कृषि मजदूर वे हैं जिनके पास अपनी ज़मीन है ही नहीं। जितनी जनसंख्या कृषि क्षेत्र में लगी हुई है उतनी इस कार्य के लिए ज़रूरी ही है ही नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि अधिकांश कृषि मजदूर
बेरोजगारी या अल्प बेरोजगारी की समस्या से पीड़ित है। उन्हें नियमित रूप से पूरे वर्ष रोजगार मिलता ही नहीं है। भारत के सभी हिस्सों में कृषि मजदूरी की दरें सबसे नीची रहती है। तीसरी पॉइंट आती है कि आजकल सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति जुलाहों या बुनकरों की है, जो कपास से कपड़ा बनाते हैं। दिन रात मेहनत करके वे भी कठिनाई से जीवन यापन कर पाते हैं। हाथ करघों की उत्पादकता बढ़ने के लिए उनका आधुनिकीकरण जरूरी है। सरकारी सहायता के बिना यह कार्य संभव नहीं हो सकती है। चौथी पॉइंट बताई गई है, जो आप देख पा रहे हैं कि अंत में हम वस्त्रों की फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों और अन्य कर्मचारियों की भी दुर्दशा देख लें। इन्हें अत्यंत अल्प मजदूरी से भी संतुष्ट रहना पड़ता है। इन्हें बीमारी की हालत में भी सहायता व सुरक्षा उपलब्ध नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि कपड़ों का निर्यात करने वाले व्यापारी, जो कपड़ों को क्या करते हैं, निर्यात बेचने का काम करते हैं। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि हाल ही के वर्षों में सिलसिलाए कपड़ों के निर्यात में तेज़ी से वृद्धि हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत इस क्षेत्र में अब कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है। यह एक विचित्र बात है कि भारत जैसे देश में, जहां मजदूरी कम है और रुई देश में भी उपलब्ध है, उत्पादन लागत आज भी बहुत ज़्यादा है। भारत के निर्यातक अच्छा लाभ कमा रहे हैं। यदि वे पुरानी मशीनरी के बजाय नई मशीनरी का उपयोग कर रहे हैं तो उस क्षेत्र में वे दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे देशों को कड़ी चुनौती दे सकते हैं। किंतु असली चुनौती तो यह है कि कपास उत्पादकों, कृषि मजदूरों, जुलाहों व वस्त्र निर्माण में लगे मजदूरों के भाग्य को कैसे बदला जाए। हम अब भी बहुत कुछ करना है। यहाँ पर ये बता दिया गया है आपको, ठीक है, कि ठीक है हमारे देश में सब कुछ अच्छी व्यवस्था हो गई है, लेकिन आज भी जो है एक चुनौती बना हुआ है कि जो फसल उत्पादन जैसे कपास की जो खेती करके उपजाते हैं उन्हीं को मजदूरी कम मिलती है। ठीक है, जुलाहों जो वस्त्र निर्माण का काम करते हैं उसे ही जो है मजदूरी कम मिलती है, और जो आपका जो है मजदूर वस्त्र निर्माण में भी लगे हुए हैं उनकी भी मजदूरी जो है बहुत कम है। तो इस पर जो है सरकार को जो है कठिन कदम उठाना चाहिए, जिससे इन सबों की स्थिति और परिस्थितियों में जो है बदलाव आ सके। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो है यही बातें की गई थी। मुख्य बात इसमें यही थी कि एक कमीज की यात्रा, यानी एक जो है कपड़े को बनाने में कितनी यात्राएं करनी पड़ती है। तो आपने पढ़ा कि पहले जो है वह खेतों में रुई के रूप में उपजते हैं, उसके बाद जो है जुलाहा उसे प्रोसेस में डालते हैं कपड़ा बनने के बाद जो है वह मार्केट में आते हैं, बाज़ार में आते हैं, वह बिकते हैं, फिर आपके अलमारी तक पहुंचते हैं। तो यही यहाँ पर बातें की गई थी कि एक कमीज की यात्रा है, तो किस तरह से वो यात्रा करता है एक कमीज, तो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।